हाय, दिस इज सोमदत्त। मेरी ये जो वीडियो है वो एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। एक तरीके से देखा जाए एक इन शॉर्ट एनालिसिस है ऑन मिड लाइफ क्राइसिस। हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि मिड लाइफ क्राइसिस के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, फिलोसफी क्या है और ये कैसे हमारी लाइफ में हैपन होता है, क्या इसका मीनिंग है, इसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, हम कितने ज्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं और किस तरीके से हम इससे नए पर्सपेक्टिव को लेकर समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम इसकी थोड़ी सी पीछे की हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली मेरी ये जो वीडियो है वो एक शॉर्ट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। मैंने इस टॉपिक पे मिड लाइफ क्राइसिस पे पूरी एक कंप्लीट सीरीज बना रखी है। जिन लोगों को डिटेल्ड में जानना है, एक एक पॉइंट जानना है मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में, वो मेरी उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसमें मेरी पूरी की पूरी सीरीज है जहां पे आप अच्छे से समझ सकते हो मिड लाइफ क्राइसिस क्या है। वहां पे मैंने उसका मीनिंग, उसकी हिस्ट्री, उसकी साइंस बता रखे हैं और 18 डिफरेंट वेज बना रखे हैं हाउ टू ओवरकम मिड लाइफ क्राइसिस विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मिड लाइफ क्राइसिस होता क्या है। मिड लाइफ क्राइसिस आपकी लाइफ में कुछ पर्टिकुलरली इवेंट्स की वजह से आता है। ये क्या होता है, इसका ड्यूरेशन होता है 3 इयर्स से लेकर 12 इयर्स तक का। और ये आपकी एज में कब आता है, इसका कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है, ये कभी भी आ सकता है। बट इसकी एक जनरल जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि 35 से लेकर 45 के बीच में आता है। बट मैं आपको अपने बिलीफ और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ, ये आपको 30 से लेके 45 के बीच में कभी भी आ सकता है। इसके साइंस क्या होते हैं, इसके बहुत सारे साइंस होते हैं जो मैंने डिटेल में बता रखे हैं, पर यहाँ पे मैं छोटे छोटे पॉइंट्स ही कवर करूंगा। जैसे कि आपकी बॉडी जो है वो डिटेरियोरेटेड स्टेज में जाने लगेगी, आपको फील होने लगेगा कि आपकी वाइटैलिटी कम हो रही है, आपका स्टेमिना कम हो रहा होगा, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो कम हो रही होगी, उसका ड्यूरेशन, उसका मीन्स की आपकी जो बॉडी की सेंसेस है ना, वो सेंसेस उस प्लेजर को फील नहीं कर पा रही होंगी जो आप 20, 22 या 25 की एज में फील करते हैं। आपके हेयर ग्रे हो रहे होंगे, आप बाल्डनेस की तरफ जा रहे होंगे, आपकी बॉडी पे उतनी शाइन नहीं रही होगी, आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो वीक होते जाएंगे, आपका फैट इंक्रीज हो जाएगा। बहुत सारी कंडीशंस होती है। आपकी बोन्स में भी एक तरीके से थोड़ी थोड़ी आवाजेस, चकलिंग साउंड्स होता है ना, वो आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आप उतना चलते हो तो आपको थकावट होने लगती है, आप लेथर्जिक फील करते हो, आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आता। बहुत सारी चीजें काम करने की कोशिश करते हो ना, ऑफिस जाते हो, बच्चों से मिलते हो, बट आप ना कहीं पे भी प्लेजर फील नहीं करते हो। आपको वो हैप्पीनेस वाली स्टेज चली सी जाती है। आपको लगता है यार कि मेरे को ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में थ्रिल की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होता है कि आप बहुत ऊट पटांग तरीके के डिसीजन लेने लगते हो। आप फरारी खरीदने की कोशिश करते हो, आप अपने ना मतलब बजट से आउट ऑफ बजट जाने की कोशिश करते हो, जस्ट बिकॉज कि आपको ना थ्रिल चाहिए आपकी लाइफ में। और क्या होता है कि आप स्पोर्ट्स कार खरीदने की कोशिश करते हो, हार्ले डेविडसन लेने की कोशिश करते हो, या फिर आप बिग हाउस प्लान करते हो, बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन कर लेते हो। मीन्स समझो कि इस तरीके का, क्योंकि यहाँ पे ना आपको नीड होती है कुछ बड़ा अचीव करने का। आपको यहाँ पे मिड लाइफ क्राइसिस में एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि आपने पिछली लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। आप उस चीज के एक रिग्रेट में चले जाते हो, क्योंकि पास्ट में हमने बहुत सारी चीजें प्लान की होती है कि हम 35 या 40 के एज में होंगे तो हम ये करेंगे। मे भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से आप उन चीजों को अचीव नहीं कर पाते। तो आप क्या सोचते हो कि आप रिग्रेट में और गिल्ट में चले जाते हो। ये सेल्फ रियलाइजेशन होता है। ध्यान रखना कि ये जो मिड लाइफ क्राइसिस होता है वो इवेंट्स की वजह से आता है। वो आपको ये नहीं कि आप क्या कहते हैं, वो ऐसे नहीं होता कि आपको किसी ने बोल दिया यू आर गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस और आप मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपकी लाइफ में कुछ सर्टेन डिप्रेसिव फेलियर टाइप के इवेंट आएंगे तो आपको रियलाइजेशन होएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपको फीवर हुआ, आपको वो इलनेस हुई, बट आप क्या कर रहे हो, आप बेड पे लेटे हुए हो और आपको 3-4 दिन 10 दिन भी हो गए, वो फीवर जा ही नहीं रहा है और आप सोच रहे हो यार व्हाई आई एम नॉट रिकवरिंग फास्ट। आपका ट्रीटमेंट होता है और आप उस ट्रीटमेंट से ना आप क्या बोलते हो, रिकवर तो हो जाते हो, बट ना आपको लगता है कि यार मैं उतना अच्छे से रिकवर नहीं हुआ। मे बी जब आप डिसीज कंडीशन में, इल्ड कंडीशन में आप बेड पे लेटे हुए ना, तो भी आपको वो फीलिंग आती है यार कि सपोज मैं मर गया तो। मीन्स कि आपको आपकी मोर्टेलिटी का आभास होने लगेगा, आपको वो तनाव आने लगेगा कि यार जो कि 20-22 की एज में नहीं आएगा या 25 की एज में नहीं आएगा। आपको अपनी जो मोर्टेलिटी का है बिल्कुल ख्याल नहीं आता उस टाइम पे। लेकिन आप जब जैसे 35 या 40 के या 30 के भी होते हो ना, तो भी आप सोचने लगते हो यार कि अगर मैं मर गया तो क्या होएगा, मेरे
घर वालों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपको सताने लगती है। तो ये एक मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया है एल्ड कंडीशन का, आप और भी कंडीशंस समझ सकते हो अपने लाइफ में, बट ये एक इवेंट होता है जो आपको ये सारी चीजें सेल्फ रियलाइजेशन की ट्रिगर करता है। तो सबसे पहले मिड लाइफ क्राइसिस की जो टर्म है वो किन्होंने यूज की थी, एलियोट जैकोस ने। उन्होंने 1965 में ये टर्म यूज, वो बंदा बहुत सारे जो होते हैं ना क्रिएटिव जीनियसेस, उन सबको लेके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वो उनकी बायोग्राफी पढ़ता था, बेथोवन हो गए, मोजार्ट हो गए, बहुत सारे उस टाइम के म्यूजिशियन, कंपोजर या जीनियसेस जो लोग होते थे ना, वो उनकी बायोग्राफी पढ़ता था। तो उन्होंने देखा कि वो ना जैसे ही अपने 30 क्रॉस करते हैं तो उनमें एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जो सेल्फ रियलाइजेशन उन्हें दो स्टेज पे ले जाता है। पहली स्टेज क्या होती है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। वो जब अपने यूथ को रियलाइज करते हैं कि यार उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है, उन्होंने बहुत सारा प्लान किया था, तो वो चीज उन्हें हिट करती है। अब वो चीज जैसे उन्हें हिट करती है, उनके पास्ट के फेलियर जैसे उन्हें हिट करती है, तो दो ही रास्ते होते हैं। पहला तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लूप में चले जाए, कुछ मत करें, दारू पीने लगे या फिर अपना इंटॉक्सिकेशन की जोन में चले जाए और कुछ भी बड़ा अचीव करने की तरफ ना जाए और इस मिड लाइफ क्राइसिस के गड्ढे में गिर जाए। दूसरा क्या होता है कि वो प्लान करते हैं अपने बिगर एम की तरफ, अपने बिगर अचीवमेंट की तरफ। तो ये जो मिड लाइफ क्राइसिस होती है ना, उनके अंदर की क्रिएटिव फायर को बाहर निकालती है और वो अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ी चीजें अचीव करते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस, जो नोटिस की थी एलियोट जैकोस ने 1965 में। तो उन्होंने सारा ये चीज लोगों को बताया। फर्दर उसी टर्म को जो कि है मिड लाइफ क्राइसिस को डेनियल लेविंसन ने अपने वर्क में और ज्यादा अच्छे से एनहेंस किया और उन्होंने और लोगों पे स्टडीज की। तो उसने पाया कि 1975 में कि लोग बायोलॉजिकल फेजेस से गुजर रहे हो। लोग दो तरीके की स्टेज में रहते हैं, ट्रांजिशन फेज और स्टेबल फेज। तो ये पहला फेज तो जब हम अपने बचपन से लेके यंगहुड की तरफ जाते हैं तो हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो साइकोलॉजिकल स्टेट, जैसे कि हमारे अंदर नए हार्मोन्स निकल रहे होते हैं और हमें ना वो चीजें पता नहीं लग रही होती है। लड़के होते हैं वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, उनकी बॉडी पूरी चेंज हो रही होती है, तो उन्हें वो चीज को समझने में ना बहुत टाइम लग जाता है। व्हाई इज हैपनिंग विद मी, व्हाट इज हैपनिंग विद मी। तो ये चीजें ना उन्हें थोड़ा सा स्ट्राइक करती है। इसी तरीके से जैसे ही हम अपने यंगहुड को कंप्लीट करते हैं और हम अपने ओल्ड एज की तरफ कदम रखते हैं, जो कि स्पेसिफिकली 30-35 की एज में ही होता है, तो हम क्या करते हैं, तो भी हमें इसी तरीके की ट्रांजिशन फेजेस आते हैं, जो कि लेविंसन ने डिटेल में बताया कि ये जो ट्रांजिशन फेज होते हैं ना, तो ये हमें रियलाइजेशन देते हैं हमारी मोर्टेलिटी का, कि यार हम उतने तरीके से नहीं जी सकते हैं। तब हमें रियलाइज होता है कि लाइफ जो है वो निकल बहुत ज्यादा गई है और बची बहुत कम है। ये सेल्फ रियलाइजेशन होता है। दिस इज द मेन रीजन ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस। फर्दर चलते हैं तो एरिक एरिक्सन ने उन्होंने बताया कि ये जो हमारे अंदर ना एक क्रेविंग होती है, हमारे अंदर एक बहुत तगड़ी डिजायर होती है कि उन्होंने अपने यंगहुड में तो हमने कुछ अचीव नहीं किया है, तो हमें अपने इस एज में तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करना है। उसी के साथ साथ हमें अपने पास्ट का इतना तगड़ा गिल्ट होता है, अपने इतना तगड़ा रिग्रेट होता है। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को लेके भी रिग्रेट करते हैं कि यार हमने अपने करियर, सारी जिंदगी अपने करियर बनाने में लगा दी, अपनी रिलेशनशिप तो हमने कुछ बनाई नहीं, हमने वुमेन को अच्छे तरीके से नहीं समझा। बहुत सारी चीजें आती हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी उस प्रेजेंट टाइम पे, अपने प्रेजेंट सिचुएशन में अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा तंग आ चुके होते हैं और वो सफोकेट हो रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि चलो डाइवोर्स ले लेते हैं और डाइवोर्स लेके अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट किया जाए। तो ध्यान रखना कि मिड लाइफ क्राइसिस इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डाइवोर्स और मिड लाइफ क्राइसिस कैन बी लीड टू सुसाइड। क्योंकि मिड लाइफ क्राइसिस में तीन चीजें हमारे पास आती हैं, जो होती है फियर, होपलेसनेस, एंजाइटी, और एक और चीज आती है जो होती है स्ट्रेस। ये चारों चीजें डिप्रेशन को लीड करती है। कई लोग इस डिप्रेशन में रह जाते हैं और कई लोग इस डिप्रेशन को आराम से टैकल कर जाते हैं और कई लोग इस डिप्रेशन में इतने खो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि वो बाहर ही नहीं निकल पाते और वो बहुत ही तगड़े तरीके से अपने आप को डैमेज कर लेते हैं। बट गुड थिंग अबाउट दिस मिड लाइफ क्राइसिस दैट कि ये ना आफ्टर 12 और 13 इयर्स के बाद अपने आप नेचुरली चला जाता है। कि लोग जैसे ही 55 या फिर 50 क्रॉस करते हैं, मे बी वो 60 क्रॉस करते हैं, तो वो दोबारा से इस डिप्रेशन से अपने आप निकल जाते हैं। और उनका ये जो पूरी लाइफ का टर्म होता है ना, ये इस तरीके का होता है कि ये पहले यू शेप्ड आता है, यू शेप्ड, ये जो यू शेप्ड है नीचे की, वो मिड लाइफ क्राइसिस का गड्ढा है, उसमें गिरते हैं। फिर उसके बाद उनका हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर उनका वेल बीइंग रीग्रेन करने लगता है। इसका एक साइंटिफिकली रीजन ये है कि जो हमारी ओल्ड एज होते हैं, तो ओल्ड एज में क्या होता है, हमारा ब्रेन उतने अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं करता। हमारी ब्रेन के जो
अंदर के कनेक्शंस होते हैं ना वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो रिग्रेट नहीं ज्यादा फील कर पाता, वो अपने पास्ट में जो भी हो रहा है ना उसको इतना ज्यादा सोचता नहीं है, तो जिसकी वजह से आप ये समझ सकते हो कि हम इस मिड लाइफ क्राइसिस से नेचुरली निकल जाते। अब आपको एक बात ये भी समझनी है कि जो मिड लाइफ क्राइसिस है ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से आता है, क्योंकि हम सारे लोग अलग हैं। ध्यान रखना, हम अमेरिका में मे बी किसी आदमी को किस और वजह से स्ट्रेस हो, या फिर उसका मिड लाइफ क्राइसिस इंडियन के मिड लाइफ क्राइसिस से अलग हो सकता है, यूरोपियन का अलग हो सकता है, कल्चरली भी ये डिफरेंट होता है। ध्यान रखना, तो ये मत सोचना कि अच्छा उसको भी आया मेरे को भी आया, उसने ये चीजें की तो उसका मिड लाइफ क्राइसिस दूर हो गया और मेरा भी ऐसे चल जाएगा। नहीं, सबकी प्रॉब्लम पर्सनल होती है। ध्यान रखना, सबकी सिचुएशंस अलग होती है। मे बी एक बंदा किसी तरीके से इस चीज से निजात पा सकता है, दूसरा बंदा किसी और तरीके से निजात पा सकता है। मैंने अपनी मिड लाइफ क्राइसिस की जो पूरी सीरीज है 18 सोल्यूशन बताए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप उनमें से एक भी सोल्यूशन वर्क ना कर पाए, और ऐसा भी हो सकता है कोई भी सोल्यूशन आपके लिए वर्क कर सकता है। इसका बस एक सिंपल सा फंडा है कि आपको अपने इस मिड लाइफ क्राइसिस को इग्नोर नहीं करना है। दिस इज नॉट अ कन्वर्जेशनल एंड। आपको अपने आप से मिड लाइफ क्राइसिस को समझना है, अपने इमोशंस को समझना है, अपने एंजाइटी के अंदर ही कूद जाना है, और फिर वहां से उस एंजाइटी को देखना कि ये कितनी कहां तक आपको हार्म कर सकती है, फिर उस एंजाइटी के एज पे चले जाना है। जब आप उस एंजाइटी के एज पे चले जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि यार, तो आप उससे कभी डरोगे नहीं। अगर दोबारा उस तरीके की एंजाइटी आएगी तो आप इजीली उसे टैकल कर पाओगे। मिड लाइफ क्राइसिस के बहुत ज्यादा सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल इफेक्ट्स भी होते हैं जो आपकी लाइफ को ट्रिगर कर सकते हैं, जो कि आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, इसको बहुत ही सीरियसली लेना है। मिड लाइफ क्राइसिस में ऐसा आप फील कर सकते हो कि आपको कोई भी चीज थ्रिल्ड या फिर हैप्पीनेस प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है आपकी लाइफ में, तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना है, और आपको अपनी लोनलीनेस में जाके आपको क्वेश्चंस करने हैं अपने आप से, आपको अपनी एग्जिस्टेंस से क्वेश्चन करने हैं कि व्हाट इज एक्चुअली कॉजिंग मी दिस स्ट्रेस, और फिर आपको उन चीजों को पकड़ना है कि क्या क्या चीज मेरे को स्ट्रेस कोज कर रही है, और फिर उसको लाइन बाय लाइन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से डिस्ट्रॉय करना है, इस तरीके से उनको ओवरकम करना है। क्योंकि क्या होता है ना, पर्सनल ग्रोथ के डिफरेंट वेज हो, जो हमारे खुद के वेज होते हैं, ये कोई बताएगा तो वो हमें नहीं पता लगेंगे, ये हमें खुद अपनी साइकी के अंदर जाके डीपली डिग करके हमें फाइंड आउट करने हैं कि क्या चीज हमें रियल में खुशी दे सकती है। आपको क्या करना है, स्मॉल स्मॉल ब्रेक लेने हैं अपनी पूरी की पूरी जो होती है ना, आपकी जॉब समझ लो या फिर आपकी फैमिली से भी समझ लो, आपको छोटे छोटे ब्रेक लेने हैं, और उस ब्रेक में आप ट्रिप पे जाओ, एडवेंचरस हॉलीडेज लो, ट्रैवलिंग करो, और लोगों को समझो, कल्चर को वहां के समझो, और अपने आप को ना थोड़ी टाइम के लिए अपने इस माइंड को ना फ्री कर दो। ये जो ब्रेक्स होते हैं ना, इनकी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आप कभी लेना और फिर देखना कि आप ये कितना हेल्पफुल होंगे। मिड लाइफ क्राइसिस को कभी भी ऐसे भी गलत वे में भी नहीं लेना। क्या होता है कि कई लोगों की लाइफ में ना उस एज में 35 या 40 की एज में, 45 की एज में कुछ छोटे छोटे इवेंट्स आते, तो आपको ना मिड लाइफ क्राइसिस का लेबल नहीं लगाना, एरो नहीं मारना कि अच्छा ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, ओह मे बी आई एम गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस। ऐसा नहीं, डीपली डिग करना है। अगर वो स्ट्रेस बहुत लंबे ड्यूरेशन तक है, अगर वो डिप्रेशन बहुत लंबे ड्यूरेशन तक है और ओवरकम करने पे भी नहीं जा रहा है ना, तो आप समझो कि दिस इज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस। आपको इसका बस एक छोटा सा सोल्यूशन बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे सोल्यूशन दिए, एक छोटा सा सोल्यूशन ये है कि आपको ना अपने इस मिड लाइफ क्राइसिस की रीब्रांडिंग करना। आपको अपनी बॉडी को हमेशा ये कॉन्फिडेंस देते रहना है कि ओके आई एम गोइंग थ्रू, पहले तो एक्सेप्ट करना है इसे कि यस आई एम गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस, फिर उसके बाद आपको अपनी बॉडी को ये कॉन्फिडेंस देना है कि कुछ भी हो जाए मेरे को इस मिड लाइफ क्राइसिस से ओवरकम होना है। आपको ये समझना है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, इसके पास 100% कैपेबिलिटी है हमारी ही लाइफ के हर एक प्रॉब्लम से लड़ने की। तो आपको बस वो जो क्या बोलते हैं अपनी अंदर की कैपेबिलिटी है ना, उसको ट्रिगर करना है, और वो जैसे ही आप ट्रिगर करोगे ना, तो देखना मैजिक कैसे हैपन होता है। तो ट्राई करो कि ये जो मिड लाइफ क्राइसिस का मिथ है ना, इसको फिनिश कर दो अपनी लाइफ से। तो आज ही क्या करो, अपना पेन उठाओ, अपनी लाइफ की बुक उठाओ और रीबूट का बटन दबाओ, एक तरफ से जैसे समझते हैं ना, रीबूट का बटन दबाओ और उस पेन से एक नया चैप्टर लिखो अपनी लाइफ का। एक पूरा का पूरा जो होता है ना पर्सपेक्टिव, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। अमेच्योर बंदे की तरह चेंज नहीं करना, इरिस्पॉन्सिबल बंदे की तरह चेंज नहीं करना, एक जिम्मेदार बंदे की तरह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, अपनी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने लाइफ को चेंज करना है। मिड लाइफ क्राइसिस की मजे की बात यह है ना, जो हमारी लार्जर पॉपुलेशन है ना, उन लोगों को तो मिड लाइफ क्राइसिस आता ही नहीं है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको ये मिड लाइफ क्राइसिस आता है। मे बी 13 to 26% लोग होते हैं जिनकी लाइफ में मिड लाइफ क्राइसिस आता है। तो घबराने की बात
नहीं है। अगर आपकी लाइफ में छोटे छोटे स्ट्रेसफुल इवेंट्स आते हैं तो इट डज नॉट मीन कि यू आर एग्जैक्टली गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस। मे बी वो छोटे से इवेंट और आपकी कुछ इंप्रूवमेंट की वजह से वो जा सकते हैं। जनरली क्या होता है कि मिड लाइफ क्राइसिस में लोग इरिटेटेड सा फील करते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो अपने कलीग से ढंग से बात नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी ऑफिस में ही अपनी सेक्रेटरी हो गई, अपने कलीग्स हैं उनके साथ अफेयर स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नई लड़कियों के साथ, जो कि 30 खुद तो 35 के होते हैं पर 22 23 की जो नई लड़कियां होती है ना उनके ऑफिस में आती हैं, तो उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो समझो, यू डोंट नीड दैट गर्ल, यू जस्ट नीड प्लेजर फ्रॉम दैट गर्ल, दैट इज योर प्रॉब्लम। तो आपको ना अपनी जो फैंटेसी है ना उसको कंट्रोल करके रखना है, गलत वे में नहीं लेके जाना है। आपको अपने आप को इच्छा जो होता है ना, आपको जो होता है ना अपनी लिमिट्स के अंदर ही हाथ पैर मारने हैं। ये नहीं कि आउट ऑफ लिमिट चले जाना, अपनी लिमिट के अंदर ही रहना है और अच्छे तरीके से अदर नेचुरल वेज से अपने मिड लाइफ क्राइसिस को समझना है और ओवरकम करना है। कुछ लोग होते हैं जो अपने मिड लाइफ क्राइसिस में ना क्या होता है, एक मैनियाक जो होता है ना, साइकोपाथ टाइप का वैसा बिहेवियर अडेप्ट कर लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ही क्रेजी से हो जाते हैं कुछ कुछ बातों को लेके, क्योंकि उन्हें ये जो डर होता है ना कि यार उनका यूथ चला गया है और वो अब अपनी लाइफ में अपनी सोसाइटी में इतने वैल्यूएबल नहीं रहे, तो इस चीज को लेके वो बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में चले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी योगा क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं, जिमिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो अपनी बॉडी को लेके ना एक तरीके से नार्सिस्टिक बिहेवियर अपना लेते हैं। वो अपनी अपीयरेंस को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं, अपनी बॉडी, अपनी जो एक एक रिंकल होती है, अपनी डार्क सर्कल्स होते हैं, जो भी चीजें उनकी इस लाइफ में आते हैं उनको लेके बहुत ही कंसर्न हो जाते हैं। वो अपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते हैं यार ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग विद मी। तो एक तरीके से देखा जाए ना, वो जो टिकिंग होती है ना, क्लॉक की टिकिंग, उस टिकिंग के साथ रेस लगाते हैं। वो अपने आप को दोबारा से यंग देखना चाहते हैं, जो दैट इज नॉट पॉसिबल। बट वो क्या करते हैं कि अपने आप को यंग करने के लिए ना बहुत सारे हाथ पैर मारते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यार ये जो चीज है ना ये तो इम्पॉसिबल है, आप टोटली यंग बनना तो इम्पॉसिबल है ना, तो आप ऐसी चीज के पीछे क्यों भाग रहे हो जो इम्पॉसिबल ही है, जो कभी हो ही नहीं सकती। हाँ, उस चीज को मिनिमाइज करना इज अ वेरी गुड, बट इम्पॉसिबल चीजें अचीव नहीं करनी। कुछ लोग होते हैं जैसे कि सेलिब्रिटी, 1 महीने में 10 kg वजन लूज किया, तो ये लोग भी करने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर उनका वजन लूज नहीं हो पाता है तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, ओ माय गॉड मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। कुछ लोग होते हैं कि जो सेलिब्रिटी को देख के, जैसे उन्होंने बॉडी बनाई होती है, वेट गेन किया होता है, तो वो उस फॉर्म में चले जाते हैं, और अगर उनकी बॉडी नहीं बनती है तो वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ओ माय गॉड मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही। अरे भाई, उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी लगा के अपनी बॉडी बनाई होती है, उनके पीछे 20-20 लोग काम कर रहे होते हैं जो उनकी बॉडी पे वर्क कर रहे होते हैं। वो भी तो देखो, उनकी डाइट भी तो देखो। आपके पास क्या होता है, आपका कोई डाइट प्लान नहीं होता, कुछ नहीं होता, और आप लग जाते हो उसी जो बोलते हैं ना भेड़ चाल में लग जाते हो, तो आप फिर कैसे रिजल्ट आएंगे? नहीं आएंगे। नेचुरल वे है, नॉर्मल तरीके से रहो, नेचुरल तरीके से। अगर वेट लॉस करना है तो वो भी नेचुरल वे से करो, अगर वेट गेन करना है वो भी नेचुरल वे से करो, अपनी स्पीड से करो। टाइम के साथ रेस लगाने से कुछ नहीं होगा। तो ये जो मिड लाइफ क्राइसिस है, इसकी हिस्ट्री ये भी है कि कार्ल यंग जो है, उन्होंने 1930 में अपनी बुक जो पब्लिश की थी, उस बुक में भी उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बताया था। तो उन्होंने भी ये बताया कि उन्होंने पहले सोचा कि वो स्क्रिंजोफेनिया वगैरह टाइप की डिसीज से ग्रस्त हैं, उन्हें लगा कि कुछ ऐसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं था। एक्चुअल में दैट वाज मिड लाइफ क्राइसिस, जिन्होंने उन्होंने अपनी साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ एजिंग में भी एक्सप्लेन कर रखा है। उन्होंने एग्जैक्टली ये नाम नहीं दिया, वो भी इस तरीके से इस क्राइसिस से गुजर रहे थे, पर उन्होंने ना इसका नाम जो मैंने जितना डिटेल में बताया इस तरीके से नहीं बताया। उन्होंने इसको सिर्फ बायोलॉजिकल फेनोमेना बताया, और ये बताया कि बायोलॉजिकल फेनोमेना जो है वो हमारे साइकी को भी इफेक्ट करता है। बहुत लोगों के लिए तो मिड लाइफ क्राइसिस ऐसे भी हो सकता है कि वो ना फ्यूचर को लेके होपलेस से हो जाते हैं। अब उन्हें फ्यूचर में कोई भी नई चीज ऐसी दिखती नहीं जिसकी वजह से वो थ्रिलिंग महसूस करें या फिर वो एक्साइटमेंट महसूस करें। तो क्या होता है ना, वो बस इस एंजाइटी में डूब जाते हैं और वो सिर्फ अपनी डेथ का वेट कर रहे होते हैं। रोज दारू पीते हैं और सोचते हैं कब डेथ आएगी और कब मैं चला जाऊंगा, बिकॉज दे हैव नथिंग न्यू, और दे आर वेरी कावर्ड टाइप इंसान होते हैं, क्योंकि वो कुछ नया अचीव नहीं कर सकते, कुछ नया पैशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, जस्ट वो वेट करते हैं। और लाइफ क्या होती है ना, बस चल रही होती है, और उसमें बस वो ऐसे ही समझते हैं ना जैसे पानी उसकी तरफ बहते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी चैलेंजेस से फाइट करे, वो कुछ इस चीज से फाइट नहीं करना चाहते हैं, वो इस चीज को बस एक्सेप्ट कर लेते हैं और चेंज करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से उनका डिप्रेशन और आगे चला जाता है। इस मिड लाइफ क्राइसिस को आप अब अगर मैं बोलूं एक पॉजिटिव वे में समझ सकते हो, तो वैसे भी आप समझ सकते हो। क्या होता है कि एक फ्रेज है, लाइफ बिगिंस एट 40। तब तक आप जीना स्टार्ट नहीं करते हो जब तक आपको ये ना आभास हो जाए कि अब आप
मरने वाले हो, मीन्स कि यू डोंट स्टार्ट लिविंग अंटिल यू स्टार्ट डाइंग। समझना इस चीज, जब आपको ये लगेगा ना कि आपके पास दुनिया में बहुत कम टाइम रह गया है, तो देखना आप कैसे हाथ पैर मारोगे, तो देखना आप अपने नए पैशन कैसे बनाओगे। तो आपको लगेगा कि यार मैंने बहुत सारी चीजें करनी थी यार लाइफ में, मैं ये जरूर करके जाऊंगा, तभी जाके मैं मरूंगा, ऐसे पहले नहीं मरूंगा। तो आपकी ना जो होती है, जो क्रिएटिव फायर होती है ना, वो निकल के बाहर आती है ऐसे बस्ट करके, तो आपको असली जीने में मजा आएगा। तो जो मैंने फर्स्ट पूरा का पूरा पार्ट था वो तो मैंने आपको बायोलॉजिकल तरीके से समझा दिया क्या हो, लेकिन अब जो सेकंड पार्ट है ना, वो सोसाइटिकल इफेक्ट है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सोसाइटी कैसे हमारे इस चीज को या हमारा कल्चर किस तरीके से इंप्लीमेंट करता है। तो इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि दिस इज योर एग्जिस्टेंस एंड दिस इज यू ought टू हैव टू डू। ये जो आपकी एग्जिस्टेंस है, ये आप यहाँ पे रह रहे हो, आपने कुछ स्कूलिंग की, ये आपकी एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे आप अब जी रहे हो, लेकिन ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी की डिमांड है, सोसाइटी का एक पूरा का पूरा टेबल है, सोसाइटी का पूरा चेकलिस्ट है, सोसाइटी का पूरा सिलेबस है, जो सोसाइटी आपको हमेशा बोलती रहती है कि कंप्लीटेड एंड उसकी एक टाइम टेबल भी है। तो क्या होता है, दिस इज यू एंड दिस इज सोसाइटी की पूरी एक्सपेक्टेशन। तो दिस इज एंड दिस इज ought टू बी। सोसाइटी क्या बोलती है, 15 साल की एज में ये एक मार्क्स लेके आओ, आप नहीं लेके आते हो। सोसाइटी बोलती है कि आप अब आपके पास इतनी अच्छी जॉब होनी चाहिए 25 की एज में, आपके पास नहीं होती है, मे बी कोई अलग जॉब हो सकती है, पर सोसाइटी एक्सपेक्टेशन के आसपास भी नहीं होती। फिर उसके बाद सोसाइटी बोलती है आपकी इतनी एज में शादी हो जानी चाहिए, फिर सोसाइटी बोलती है इतनी एज में बच्चे हो जाने चाहिए, फिर सोसाइटी बोलती है कि अब आपके पास घर होना चाहिए, फिर सोसाइटी बोलती है आपके पास कार होनी चाहिए, फिर सोसाइटी बोलती है कि आपको आपके बच्चों की बहुत ही अच्छे तरीके से परवरिश करनी है, बहुत ही अच्छी स्कूलिंग करनी है, बहुत ही अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन दिलाना है, फिर अच्छी आप सोसाइटी बोलती है कि उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से शादी करो। अब ये पूरा का पूरा जो होता है ना, क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस, बहुत सारे चांसेस आते हैं जहां पे आप कर भी सकते हो, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं कर पाते। अब ये जो लोग नहीं कर पाते हैं ना, मे बी दे आर लिविंग बेटर लाइफ, बट ये जो स्ट्रेस होता है ना कि हाँ हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे, सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे, ये जो चीजें होती हैं ये आपको अंदर ही अंदर गिल्ट में डाल देती हैं, अंदर ही अंदर रिग्रेट में डाल देती हैं, अंदर ही अंदर जो होता है ना, एक साइलेंट किलर की तरह वर्क कर रही होती है, जो आपको एक तरफ से अंदर से तोड़ देती हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि आप क्यों टूट रहे हो। आप अगर किसी इंटरव्यू में फेल हो जाते तो आपको पता भी नहीं लगता कि आपकी दिस वाज अ नॉर्मल थिंग, मैंने इंटरव्यू में प्रिपरेशन की और मेरा नहीं हुआ, दैट वाज अ नॉर्मल थिंग, बट आपको अंदर से इतना ज्यादा रिग्रेट आ जाएगा, इतना ज्यादा फेलियर हिट कर जाएगा ना कि एक वॉल सी बन जाएगी जो कि एक्सपेक्टेशन की वॉल होती है और आप उसे कभी ब्रेक नहीं कर पाओगे। अरे यार नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। इसी तरीके से जैसे जैसे आप एज में आगे बढ़ते जाते हो ना, उसी तरीके से सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ जाती है, ओ माय गॉड कितनी बढ़ जाती है यार। कुछ लोग बोलते हैं ओ माय गॉड देखो हमारे इतनी लड़कियां हैं, इनकी शादी भी तुमने करनी है, तुमने खुद की शादी भी करनी है, तुमने ये भी करना है, तुमने वो भी करना है। मैन को इस तरीके से पकड़ लेती है ना पूरी सोसाइटी की, उसे झंझोड़ के रख देती है, उस पे जो होते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार इतना ज्यादा डाल देती है ना कि वो अंदर ही अंदर उस भार को ढोता ढोता ना अंदर ही अंदर डेड सा फील करने लगता। तो ध्यान रखना कि मिड लाइफ क्राइसिस एक बायोलॉजिकल क्राइसिस नहीं है, ये आपका एक सोसाइटिकल क्राइसिस भी है और आपका एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी है। अगर इस टाइम पे आप इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुए ना, तो ये बोझ आपको बहुत बुरी तरीके से दबा सकता है। आई होप आप इस मेरी वीडियो से रेजोनेट किए होंगे। अगर आपको ये शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में आते हैं और आप अगर इसका पूरा डिटेल्ड जो एनालिसिस होता है वो देखने में इंटरेस्टेड हो, अगर इस वीडियो ने आपको और क्यूरियस बनाया कि आप चलो इसे डिटेल में देखते हैं, तो मेरी पूरी की पूरी सीरीज है मिड लाइफ क्राइसिस की, आप उससे भी देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने पूरे के पूरे सोल्यूशन बता रखे हैं मिड लाइफ क्राइसिस के, कैसे आप उसे टैकल कर सकते हो। प्लस इस वीडियो में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने 1-to-1 कोचिंग भी स्टार्ट कर रखी है। अगर किसी पर्सन को मिड लाइफ क्राइसिस से लेके अगर कुछ डाउट्स हैं और वो मेरे से डिस्कस करना चाहता है, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहता है, जो एक तरीके की टॉकिंग थेरेपी होती है, अगर वो डिस्कस करना चाहता है तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकता है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। अगर आप ये सोचते हो कि आई एम कैपेबल ऑफ हेल्पिंग यू, देन इट इज वेरी गुड फॉर मी ऑल्सो।